वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। शैली मैम, मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर शैली मैम और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट पे। तो बच्चों देखो, सॉल्यूशन वाला पूरा चैप्टर करा दिया है। अब मॉक टेस्ट दोगी, प्रैक्टिस करते रहना। हालांकि क्लास के बीच बीच में भी हमने क्वेश्चंस करे हैं। अब पूरा चैप्टर कंप्लीट है। इवन मैंने तुम्हें हाइड्रोजन पेरोक्साइड वॉल्यूम स्ट्रेंथ वो करके जाना। देखो वो आपके 11th एनसीईआरटी में छुपा छुपा टॉपिक है, मतलब है नहीं भी है और जेई में क्वेश्चन लग भी जाता है, ठीक है। और एजियोट्रोप वाला है ना, वो भी बहुत थोड़ा सा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो बच्चे उसको स्किप कर लेते हैं। स्किप नहीं करना है। आप ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, एक साल ड्रॉप कर रहे हैं तो तैयारी करके जाना, छोड़ना नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था सारे हथियार हमारे पास होने चाहिए, तो उसको करके जाना। फिर कह रही हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ मैंने अच्छे से समझाया है, और कुछ नहीं तो उसके लास्ट में 2 फॉर्मूले बताए, उसको फॉर्मूले पढ़ लो, क्वेश्चन बन जाएंगे, तो वो करना बच्चों, है ना। और एजियोट्रोप वाला टॉपिक भी पढ़ के जाना। कई बार क्या होता है कि पूरा चैप्टर पढ़े और एक टॉपिक स्किप कर दे, उसी में ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बिल्कुल नीट के हिसाब से पढ़ेंगे, जेईई मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आपका कोई भी स्टडी मटेरियल है, आप जिस किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, आप इन नोट्स के भरोसे उस मटेरियल में कूद जाओ और फिर देखो क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो उसी को कॉपी करके और भेज दो कि मैडम मेरा ये क्वेश्चन तो नहीं बना, हम उस क्वेश्चन को क्लास में लेके सॉल्व करवा देंगे, है ना। नहीं तो आपके पास ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर सेंड कर दो। आपका पूरा पेपर ही कराना है, तो भी क्लास चल रही है ना, रनिंग है ना, तो इसमें आपके सारे क्वेश्चंस आते जाएंगे, ठीक है। प्लस जल्दी हमारा ऐप आने वाला है, तो ऐप में आपको डेली DPPs बोले, टेस्ट पेपर्स बोले, स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स, नीट के PYQs, है ना, नीट के क्वेश्चन बैंक, सब उसमें आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी, बट हाँ प्रिपरेशन में है, तैयारी में है ना, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। और नोट्स आपके पास यहाँ है, थियरी लेक्चर आपके पास यहाँ है, वहाँ सारे PDF वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब सारी बातें खत्म करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बेटा इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। कोई कहेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक है, नहीं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है मैम, एक केमिकल एनर्जी होती। बात तो सही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एक केमिकल एनर्जी है। दोनों में क्या रिश्ता है उसको ही तो पढ़ना है। दोनों एनर्जीज एक दूसरे से कैसे रिलेट करती है उसको स्टडी करते हैं। प्लस तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी का रिलेशन और इनका इंटरचेंज, ये आपस में एक दूसरे से कैसे इंटर कन्वर्ट होती है उसको स्टडी करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात तो कुछ नहीं, ठीक। कहाँ काम आ रही है? तो देखो पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता था, बिजली जिसे कहते हैं, बिजली बनाना, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन का तरीका क्या था? तो पहले हम क्या करते थे इनिशियल लेवल पे, तो हम कहेंगे भी ये ना कोयले को जलाते थे, कोल का बर्निंग होता था। कोल बर्न होगा तो कोई भी चीज़ बर्न होगी तो हीट देगी। उस हीट को हम यूज़ करते थे पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने में। कोयला जलाओ, हीट निकलेगी, गर्मी निकलेगी, उस गर्मी से पानी किस में कन्वर्ट होगा? स्टीम में, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। उस स्टीम से हम क्या करते थे? टर्बाइन चलाते थे मैग्नेटिक फील्ड। अब वो टर्बाइन चलेगा तो वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती। तो हम कहेंगे ठीक है, तो पुराना मेथड है। हाइड्रोलिक मेथड भी होता है ना। हाइड्रोलिक मेथड में पानी को ऊंचाई से गिराते, ठीक है, तो आपका टरबाइन है, उसके प्रेशर से क्या होगा? चलने लगी, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड में आपका टरबाइन मूव कर रहा है, उससे भी करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही। तो ये भी तरीका था, लेकिन ये बहुत खर्चे वाले हैं ना, है ना। आप कोयला जलाओगे तो पोल्यूशन होगा, हाइड्रोलिक मेथड में पोल्यूशन तो नहीं होगा, ठीक है। और भी हो सकता है कि आप है ना कोई क्या बोलते हैं यूरेनियम है या न्यूक्लियर रिएक्शन से नाभिकीय अभिक्रियाएं जिसे बोलते हैं, तो ऐसा बहुत सारा हीट छोड़ने वाला कोई भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड है या केमिकल है, उसको जलाओ। एटॉमिक बॉम्ब भी तो ऐसा ही होता है। तो हम कहेंगे हाँ ऐसा कोई केमिकल है, ऐसा कोई एलिमेंट है, उसको जला सकते हैं, वो बहुत सारी हीट छोड़ेगा। अब वो हीट छोड़ेगा तो उसका अच्छा यूज़ क्या है कि हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे, उससे टरबाइन चलाएंगे। तो कोयले से थोड़ा पोल्यूशन हो रहा था, उससे चला लेते, है ना। तो हम कहेंगे हाँ ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है। मुझे तो एक टीवी ऑन करना है ना, या टॉर्च जलानी, तो मेरे को तो छोटी छोटी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो मैं इतने बड़े लेवल की इलेक्ट्रिसिटी का क्या करूँ? या हर बार ही थोड़े ना तार लगा के घूमते रहेंगे, है ना। तो हम कहेंगे हाँ मोबाइल वगैरह सब बैटरी से चल रहा है, तो हमें बहुत छोटे लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और छोटे लेवल पे चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे लेवल पे ही हम बिजली पैदा कर रहे हैं और इतना बड़ा चैप्टर पढ़ रहे हैं, नहीं। छोटे लेवल पे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना सीखा और पहुंचे हम इतने बड़े लेवल पे कि स्पेस में अगर आपको रॉकेट ले जाना है ना, तो अब उसको
रॉकेट जाएगा, या एरोप्लेन उड़ रहा है तो नीचे तार थोड़ा लगा हुआ है ज़मीन से, फ्री हो रहा है, तो उसके अंदर बैटरीज है ना, इलेक्ट्रिसिटी आपने सेव कर रखी है ना किसी फॉर्म में, है ना। तो हम कहेंगे हाँ बैटरीज के फॉर्म में होती, रॉकेट में भी क्या होती है ना, चाहे आदमी अंदर हो या ना हो, रॉकेट को उड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए वहाँ पे। तो हम कहेंगे इतने लेवल पे हमने पैदा कर ली है बिजली, इतने लेवल पे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली है, तो छोटी बात मत समझो, है ना, बहुत बड़ी बात है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब बिजली पैदा करना, ऐसे मान लो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, कैसे, तो वही तो सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। और नीट में 2 सवाल लगते हैं बच्चे, अगर वही कहे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ दूँ तो छोड़ दो, 2 नंबर का रिस्क लेना चाहते हो तो छोड़ दो, क्योंकि कुछ बच्चों को टफ भी लग सकता है। लेकिन मान के चलना नीट में कम से कम 2 क्वेश्चन जो हैं वो इसके लगेंगे। सेम चीज़ जेईई मेंस में भी है, जेईई मेंस में भी इसके कम से कम 2 क्वेश्चन तो लगते ही है ना, बिना एक क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बिना पेपर बनेगा ही नहीं, कहीं ना कहीं आएगा डायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और कई इलेक्ट्रोथर्मो को मिक्स करके ही क्वेश्चन बना देता है। तो 2 क्वेश्चन मान के चलो, तो हम कहेंगे चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 क्वेश्चन आपके लगेंगे। क्लियर? ठीक है, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम कहेंगे है क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डिस्कस भी कर लेते। तो देखा बच्चा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो टर्म आया है, नाम से क्या लग रहा है, तो हम कहेंगे नाम से तो लग रहा है एक तो होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, एक एनर्जी तो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री मतलब उसके अंदर है केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, साथ साथ में इन दोनों एनर्जी को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इन दोनों का रिलेशन एज वेल एज कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, उस ब्रांच को, है ना, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हो, तो हम कहेंगे देखो 2 तरह की एनर्जी है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक केमिकल एनर्जी। इन दोनों प्रकार की एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है, संबंध है, इंटर कन्वर्जन, अंतर परिवर्तन, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, कैसे, तो मैंने अभी क्या बताया, सेल क्या काम करता है ना, तो हम कहेंगे सेल, तो हम रिमोट से टीवी ऑन कर रहे हैं, टॉर्च चला रहे हैं, बैटरी से गाड़ियाँ चला रहे हैं, और आजकल तो ईवी व्हीकल्स आ गए, है ना, ईवी वाली गाड़ियाँ चल रही, तो हम कहेंगे हाँ सेल हमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। अब सेल आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिल रही, तो उसमें कोई ना कोई केमिकल तो भरा होगा, उसमें कोई कोयला तो जला नहीं रहे हो, टर्बाइन तो चल नहीं रहा है ना, मैकेनिकल पार्ट तो कुछ है नहीं, तो वो आपको एनर्जी तो दे रहा है। तो हम कहते हैं कि हाँ उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, और वो केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी है उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और हम उस एनर्जी को काम में ले रहे हैं। ठीक है, चलो मान लिया। अब इन्वर्टर क्या करता है, तो इन्वर्टर जब तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तब तो दे देता है, और जब तुम्हारे घर में बिजली आ रही है तो उसको अपने अंदर सेव कर लेता है। तो इन्वर्टर क्या करता है, जब आपको ज़रूरत हो तो अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है, नहीं तो आप इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस लेके केमिकल एनर्जी में क्या कर देता है, सेव कर देता है। तो दोनों एनर्जी एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल तो है, एक दूसरे में चेंज हो सकती है, और ये काम कौन करता है, तो हम कहेंगे ये काम तुम्हारा सेल करता है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है सेल, है ना, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेल। सेल क्या करता है, तो बच्चे तुम कहोगे सेल जो है एक फिजिकल डिवाइस है ना बेटा, सेल क्या है, एक फिजिकल डिवाइस है जिसका काम क्या है, दैट कन्वर्ट्स, क्या करता है सेल, तो हम कहेंगे सेल एक फिजिकल डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और उल्टा, है ना, मतलब वापस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, वापस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यानी वाइस वर्सा। ठीक है, चलो
उस फिजिकल डिवाइस को हम सेल बोल देते हैं। ठीक है, अब कितने तरह के हैं सेल? तो हम कहेंगे 2 तरह के। एक सेल का काम होगा केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दो, और दूसरा इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो भाई सेल जो है उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है भाई, सेल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो सेल लिखो, या अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलो तो एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो 2 तरह के होते हैं, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 2 तरह के सेल है। कौन कौन सा सेल है ना? सेल कौन से? तो हम कहेंगे 2 काम कर रहे हैं, या तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल रहे थे या इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे थे। तो सेल का यही तो काम है बच्चे। हम कहेंगे पहला सेल जो है ना दैट इज गैल्वेनिक सेल। तो या तो आप बोलो गैल्वेनिक सेल या फिर आप बोलो वोल्टेइक सेल। ठीक है, और दूसरा जो सेल है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है भाई, एक हो गया गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपको जो बुक्स में ऐसा भी लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, सेल को 2 में बांट दो, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं जनरली, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, नाउ व्हाट इज गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल का काम क्या है? तो बेटा आपको बताना है कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब इनके अंदर केमिकल्स है, इनके अंदर केमिकल्स के बीच में रिएक्शन होती। अब रिएक्शन होने से क्या होता है, केमिकल एनर्जी बनती। वो केमिकल एनर्जी आपको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिलती जाती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते। कैसे करते, क्या मैकेनिज्म है, वही तो पढ़ने वाले हैं, पर चैप्टर तो उसी के बारे में है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, तो आप बताओगे इनका काम क्या है? तो इनका काम है कन्वर्ट करना। किसको कन्वर्ट करना? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सच काइंड ऑफ सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है भाई, ये लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इनकी जो केमिकल रिएक्शन है वो अपने आप होती है, आपको उसमें एफर्ट्स नहीं डालने, ये रिएक्शन कर नहीं रहा, हम वही केमिकल मिला रहे हैं, उसी तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि रिएक्शन अपने आप हो। तो भाई ये सेल अपने आप काम कर रहे हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है, हमारे एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हिंदी में बोलते हैं स्वतः प्रक्रम, जो अपने आप होता है। तो बेटा जो प्रोसेस अपने आप होता है उसका डेल्टा जी तो नेगेटिव होता है। तो वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल, डेल्टा जी तो हम कहेंगे नेगेटिव। अब कौन सा सेल है, क्या पढ़ेंगे इसके अंदर डिटेल में? तो बच्चे इसका एग्जाम्पल ध्यान रखो। इसका एग्जाम्पल आपके पास है डेनियल सेल, उसी को ही तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल का एग्जाम्पल क्या हो गया, डेनियल सेल। सेकेंड हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटन होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? तो हम कहेंगे सोल्यूशन होता है, सेल में एक विलयन होता है, सोल्यूशन होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है, हम करंट पास करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो भाई एनर्जी तो आपने हमसे ले ली और आप अपनी रिएक्शन करवा रहे हो, मतलब आपकी खुद की रिएक्शन तो नहीं हो रही थी, मतलब ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। इनकी रिएक्शन अपने आप नहीं होती है, तो जो प्रोसेस अपने आप नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस में खर्चा हमारा लगता है, एनर्जी हमें देनी पड़ती है, तो इनका डेल्टा जी पॉजिटिव। करेंगे क्या? तो हम कहेंगे इनमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है, मतलब इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आती कहाँ से? तो एनर्जी तो हम दे रहे हैं इनको। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो आप बताएंगे इनमें क्या होगा? तो इन सेल का काम है कन्वर्ट करना। किसको कन्वर्ट करना? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस में कन्वर्ट करना? तो बच्चे केमिकल एनर्जी। कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी।
ये अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर क्या करेंगे, तो हम कहेंगे चलो कन्वर्ट तो कर लेंगे, इनको अपनी रिएक्शन करानी है, मतलब इनकी जो केमिकल रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है भाई, इनकी केमिकल रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस, और बच्चे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है। अब तुम्हें लगेगा कि चलो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि भाई इनमें हम कुछ केमिकल भर देंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी दे देगा तो हमारा फायदा हो जाएगा। इनमें तुम्हें क्या फायदा होगा, करंट भी तुम ही पास करो, वो अपनी रिएक्शन करवा लेगा, तो हमें क्या फायदा। अभी ना फायदे तो कुछ करते नहीं। तो हम कहेंगे देखो इनके हमारे को बहुत सारे यूजेस है, वैसे तो 2 यूज खास बता देती हूँ, है ना। 2 यूज इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो, अगर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कवर चढ़ानी, तो मेटल के एटम्स चलेंगे कैसे, स्प्रेड कैसे होगा, बिना करंट पास करे तो होगा नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना मतलब मुझे क्या बोलते हैं, कॉपर की ज्वेलरी पे सोने का पानी चढ़ाना है ना, चांदी की कोटिंग करनी है, जिंक की कोटिंग करनी है, गैल्वेनाइजेशन करना है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट जब भी काम आएगा तो इन सेल की याद आएगी, इनके बिना होगा नहीं। तो हम कहेंगे अच्छा भाई इनका यूज है एक तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, ठीक है। तो एक तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम करते हैं। दूसरा क्या कर लेंगे, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अलावा इनका दूसरा काम है, हम मेटलर्जी पढ़ेंगे तो मेटलर्जी में एक स्टेप है प्यूरिफिकेशन। मतलब मान लो कॉपर मेटलर्जी पढ़ ली, तो कॉपर आते आते लास्ट में आपको पता चलेगा यार इतने स्टेप्स कर लिए, इतना सब कुछ कर लिया, इतने एफर्ट्स डाले, 98% प्योर कॉपर है, उसको हमने बोल दिया ब्लिस्टर्ड कॉपर। इन्हें बोलते हैं फफोलेदार तांबा, क्योंकि इसकी सरफेस पे छोटे छोटे ब्लिस्टर्स होते हैं ना, थोड़े थोड़े आउटग्रोथ होती है। तो हम कहेंगे अच्छा ब्लिस्टर्ड कॉपर 98% प्योर है, तो 100% लाओ, 98 मार्क्स लाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो हम कहेंगे अरे यार अब 98 से भी आगे जा रहा है, 99 पॉइंट समथिंग मांग रहा है, चलो केमिस्ट्री है तो थोड़ी दया दिखा देता है। तो अब मुझे उसको प्योर करना है, तो तुमने पढ़ा होगा इम्प्योर मेटल का थिक एनोड और प्योर मेटल का थिन कैथोड। फिर इम्प्योर वाले से प्योर मेटल निकल के थिन पे इकट्ठा होता है, तो मोटा वाला एनोड पतला हो जाएगा और पतला वाला कैथोड जो है वो मोटा हो जाएगा, और पतला वाला पहले प्योर था, मोटा वाला इम्प्योर था, तो इम्प्योरिटी पीछे ही रह जाएंगी और बाकी आपका मेटल आगे ट्रांसफर हो गया, है ना। तो वो तब होगा जब तुम मिलेगा क्या करोगे, करंट तुम पास करोगे, एटम्स को चलाओगे, केमिकल रिएक्शन होगी। तो करंट में पास करो, केमिकल रिएक्शन तुम्हारी हो, तो मतलब तुम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तो बात कर रहे हो। तो हम कहेंगे हाँ, तो भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी ठीक है, और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम कोई मेटल का प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं तो हमें करंट तो पास करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का बहुत बढ़िया यूज, ठीक है। बात समझ में आ गई। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो तुम्हें क्लियर ही है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक केमिकल एनर्जी, दोनों का आपस में रिलेशन और इंटर कन्वर्जन, उसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह दी। अब इन दोनों का रिलेशन और इंटर कन्वर्जन करता कौन है, तो हम कहेंगे सेल। सेल का यही काम है, इनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करना, तो सेल। अब सेल बेटा 2 तरह के हो गए, एक आपका हो गया गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, अपने आप करेगा, आपको एफर्ट्स नहीं डालने हैं, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा जी नेगेटिव है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, मतलब करंट आप पास करते हैं, आयंस का मूवमेंट होता है। तो हम कहेंगे यार एफर्ट्स तो हमसे डलवा दी, तो एफर्ट्स आपने डाले, मतलब प्रोसेस उसका स्पॉन्टेनियस नहीं है, अपने आप तो नहीं, और आपकी जरूरत है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और डेल्टा जी नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। कहाँ यूज है, तो हम कहेंगे देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा लो, या मेटल के प्यूरिफिकेशन में, या जब भी इलेक्ट्रोलिसिस चाहिए तो यही सेल काम में लोगे, और तो क्या करोगे, ठीक है। और इसमें तो हम कहेंगे, इसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना, डेनियल सेल, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब डेनियल सेल तो हम पढ़ेंगे, देखो पहले हमारा खुद का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। कभी भी अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या बोले कि भाई मेरे पास है ना वोल्टेइक सेल है ना, या गैल्वेनिक सेल है, तो कोई भी गैल्वेनिक सेल तुम डिज़ाइन करो,
इसके 3 पार्ट होंगे, ठीक है। तो बेटा सीधा तुम्हें डेनियल सेल इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि डेनियल सेल अपने आप में जिंक और कॉपर के कॉम्बिनेशन का है। न्यूमेरिकल जो तुम करोगे, इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स तुम करोगे, एनसीईआरटी या अदर जो भी प्रॉब्लम्स तुम करोगे, उसमें तुम्हें डेनियल सेल के अलावा 10 तरह के और सेल मिलेंगे। तो तुम्हें सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सेल डिजाइन कैसे होता है ना, सेल में मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे कोई कार बनानी है तो बेसिक पार्ट पढ़ लो ना भाई, कार में क्या होता है, इंजन होना चाहिए, एक्सटर्नल उसका बॉडी होना चाहिए, बाकी जो जो उसके पार्ट्स है उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज है तो ठीक है, काम चल गया। अब वो कोई भी कंपनी की कार ला के दे देना तो बेसिक मैकेनिज्म तो आपको क्लियर है ना। तो हम पर्टिकुलर एक डिज़ाइन को स्टडी करें उससे अच्छा है इंटरनल स्टडी कर ले कि कार के मेन ज़रूरतें क्या है, होना क्या क्या चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो एक गैल्वेनिक सेल की बात करें तो एक गैल्वेनिक सेल के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है भाई। अब गैल्वेनिक सेल, जो भी सेल अपन पढ़ने वाले उनमें होंगी रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, साथ साथ में होगा, ठीक है। तो हमें 2 हाफ सेल की जरूरत है, ठीक है, वो भी मान लेते हैं। तो भाई मुझे एक तो चाहिए रिडक्शन हाफ सेल, आधा सेल है, हाफ सेल है, लेकिन उसमें प्रोसेस कौन सा होगा तो मैं कहूँगी वहाँ रिडक्शन होने वाला है। दूसरा मुझे चाहिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल, मतलब ये भी मेरा हाफ सेल है लेकिन इसमें जो केमिकल रिएक्शन होगी वो ऑक्सीडेशन वाली होगी। और तीसरा जो मेरा सेल है, थर्ड पार्ट जो है सेल का, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। दोनों आधे आधे सेल अलग रखोगे तो काम कैसे करेगा। तो सॉल्ट ब्रिज का काम है इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करना। तो एक गैल्वेनिक सेल कह दो, वोल्टेइक सेल कह दो, इसके 3 पार्ट है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि चलो रिडक्शन हाफ सेल क्या है, ये रिडक्शन हाफ सेल क्या है, ठीक है। तो देखो रिडक्शन हाफ सेल, तो हम कहेंगे देखो आप क्या करो, सेल है तो ऑब्वियसली मुझे कंटेनर तो चाहिए, आप क्या करो एक मेटल की प्लेट ले लो, ठीक है, आपकी इच्छा तो जिंक की ले लो, कॉपर की ले लो, सिल्वर की ले लो, कोई भी मेटल की प्लेट ले लो, ठीक है, मेटल प्लेट, ठीक है। और इसको इसी मेटल के आयन वाले सॉल्यूशन में डिप कर दो, ठीक है। ये मेटल M है तो मैं कह रही हूं इसी के आयन, मतलब अगर जिंक की प्लेट ली ना तो ZnSO4 डाल दो कि जिंक +2 मिलना चाहिए, कॉपर की प्लेट ली तो कॉपर सल्फेट डाल दो, सिल्वर की प्लेट ली तो AgNO3 डाल दो, उसी से रिलेटेड आयन वाला सॉल्यूशन डाल दो। तो हम कहेंगे ठीक है M+N आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन, ठीक है भाई। मेरे पास एक मेटल की प्लेट थी, मैंने इस प्लेट को इसी के आयन वाले सॉल्यूशन में डाल दिया, क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है। अब क्या होगा, वैसे तो कुछ नहीं होना है, ठीक है, हो सकता है मेटल गल के इधर है ना आयंस दे, लेकिन मैंने थोड़ा और जुगाड़ लगाया, मैं तो रिडक्शन हाफ सेल बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया, इस मेटल प्लेट को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तार लगा दी, और वो वायर के थ्रू मैं इलेक्ट्रॉन्स पहुंचा रही, वायर के थ्रू में इलेक्ट्रॉन पहुंचा रही। अब आपको क्या लगेगा, आप तो खुद ही इलेक्ट्रिसिटी बाहर से दे रहे हो, बाहर से नहीं दे रही हूँ, बिजली का सॉकेट से मैंने कुछ कनेक्ट नहीं किया है, बता रही हूँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, मैंने किसी एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन पहुंचा। जैसे ये मेरा जुगाड़ है, वो भी मेरा जुगाड़ होगा, ठीक है। तो मैं बाहर से बिजली नहीं दे रही हूँ, पहली बात ध्यान रखना, मैंने प्लग ऑन नहीं किया, मैंने कोई बाहर की है ना सरकारी बिजली का प्रयोग नहीं किया, इलेक्ट्रॉन का सोर्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है कि एक मेटल की प्लेट थी, आपने इसको इसी के आयन वाले सॉल्यूशन में रखा और एक्सटर्नल सोर्स से आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचाए। अब जैसे ही मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचाऊंगी तो ये इलेक्ट्रॉन तो इकट्ठे होने लग जाएंगे, ठीक है। अब भाई इलेक्ट्रॉन अगर इकट्ठे होने लग जाएंगे तो ये M+ आयन, ये चुप थोड़ी ना बैठेंगे, माइनस आया है तो प्लस तो आएगा, है ना। अगर मोहल्ले में सब्जी वाला आया है तो घर की लेडीज बाहर तो आएंगी ना, भाई दे दो सब्जी तो दो, है ना। ऐसा तो नहीं बेचारा आया और धूप में चला गया, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन आया है तो ये बैठे हैं, ये अट्रैक्ट होंगे भाई, ठीक है। और चलो सब्जी वाला नहीं आया, मान लो पानी पूड़ी वाला आया है, तो गली की सारी लड़कियां एक बार तो आएंगी, अरे भाई काम की चीज़ आई। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन माइनस है और ये सारे प्लस इसकी तरफ क्या हुए, अट्रैक्ट हुए।
और प्लस आयन से कैटायन से अगर इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये ले भी लेंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो हम कहेंगे हाँ ऐसा हो सकता था कि ये हमारा M+N आयन था, ये पानी में था या इनका सोल्यूशन था, है ना, मैंने एक्वस लिख दिया, ठीक है। और जैसे ही इनको इलेक्ट्रॉन्स मिले, भाई अपनी जरूरत के हिसाब से लेगा ना, N+N चार्ज है, 2 छोड़ा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3 गए हुए तो 3 ले लेगा, तो हम कहेंगे हाँ ये मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल सॉलिड, और वो मेटल सॉलिड यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, प्लेट पे चिपक जाएगा, और तो क्या पॉसिबल। और ये रिएक्शन कौन सी हुई, तो मैं कहूँगी ये तो रिडक्शन दिख रहा है ना, ये रिएक्शन कौन सी है, तो भाई ये तो रिडक्शन दिख रहा है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा घर में भी कर सकते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स से हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें किसी मेटल की प्लेट को, उसी के सोल्यूशन में रखें। अब देखो यहाँ तुम कह रहे हो इस प्लेट पे माइनस माइनस है ना, और बाहर वाले आयन जो है वो प्लस प्लस अट्रैक्ट हो गए, बिल्कुल, तो चार्ज का सेपरेशन हुआ, तो हम कहेंगे हाँ चार्ज का सेपरेशन, एक प्लेट पॉजिटिव दिख रही है एक नेगेटिव दिख रही है, दोनों अपोजिट चार्ज जो है वो सेपरेट है, चार्ज का सेपरेशन। और चार्ज के सेपरेशन से क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो भाई मैं रिडक्शन पोटेंशियल बोलूंगी, है ना, कि ये जो मैंने आधा सेल बनाया है यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, ये माइनस है ये प्लस है, एक प्लेट माइनस रखोगे एक प्लेट प्लस रखोगे, चार्ज का डिफरेंस होगा, सेपरेशन होगा, तो पोटेंशियल डेवलप होगा, फिजिक्स पढ़ते हो, है ना, तो चार्ज के सेपरेशन से पोटेंशियल डेवलप होता है, और यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हुई, दैट्स व्हाई मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल बोल दूंगी, क्या ही दिक्कत है, ठीक है, मान लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर मैं ये सारा काम जो है, ये सारा सेटअप जो है वो मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में करूँ, है ना, तो स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब, तो मैं कहूँगी देखो जो आपने सॉल्यूशन लिया उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर कर दो, है ना, आप जो अपना ये सेटअप लगा के बैठे हो, या टेम्परेचर 298 केल्विन कर दो, ठीक है, और प्रेशर भी चलो 1.013 बार कर दो, या 1 ATM हो तो वो भी मान लेना 1 ATM कर दो, तो आपका जो ये रिडक्शन पोटेंशियल है इसको हम बोलेंगे SRP। SRP का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बोलो, SRP का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हिंदी में लिखेंगे मानक अपचयन विभव, है ना। तो SRP कैसे डिनोट करेंगे, तो वैसे तो मैंने लिखा ही है SRP, हम कहेंगे देखो E0, नोट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, हमारे पास M+N आयन थे, है ना, M+N था, उससे इलेक्ट्रॉन उठाया आप जिस भी सोर्स से लाए थे, और ये M में कन्वर्ट हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हुई, तो ठीक है SRP है, रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ। अगर आप ऐसा कुछ सेटअप करते हो तो ठीक है। अब सेटअप तो हम एक और आधा ही सेल पड़ा है अभी, तो आधा भी क्या एक हिस्सा ही पड़ा है, तो हम कहेंगे चलो ऑक्सीडेशन हाफ सेल को भी देखते, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, अब ये क्या चीज है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब यहां क्या होता है बेटा, तो आप क्या करो, वापस वही एक कंटेनर ले लो, इसमें मेटल की प्लेट ले लो, है ना, एक कंटेनर में आपने मेटल प्लेट ले ली, ठीक है, और M+N आयन वाला सॉल्यूशन ले लिया, M+N आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन, ठीक है, हमने M+N आयन वाला सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है ना। अब तो मान लो जिंक की प्लेट है, Zn+2 है, तो मेटल तो गल जाता है, अपन देखते हैं, है ना, लोहा भी रख देते हैं तो जंग लग जाती है, पानी में डाल के रख दें, मॉइस्चर में डाल के रख दें, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में रख दें तो गलता तो है ही, मेटल तो रिएक्ट करता है ना। तो मैंने प्योर मेटल रख दिया तो मैं कहूँगी धीरे धीरे खराब तो हो गई, जंग किसमें नहीं लगता है, लग जाता है, मोस्टली मेटल्स रिएक्टिव होते हैं। तो ये मैं क्या देख रही हूँ कि ये मेटल जो है वो धीरे धीरे M+N में कन्वर्ट हो रहा है। सेम ही लेना था, अगर जिंक ले हो तो Zn+2, कॉपर ले तो कॉपर+2, तो मैं कहूँगी हाँ थोड़ा ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो ये आयंस जो है ये आएंगे भाई, इधर बाहर आएंगे, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन तो प्लेट पे ही रहेंगे, पानी में तो जाएंगे नहीं, तो मैं कहूँगी हाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी प्लेट पे ही, ठीक है। बस ये प्रोसेस थोड़ी देर होगा, बंद हो जाएगा,
लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन भर गया ना, सैचुरेशन हो गया, अब क्या करेगा, इतने इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे नहीं बाहर, है ना। अगर मैं ऐसा कोई सोर्स लगा लूँ, है ना, वायर लगा दूँ कि इलेक्ट्रॉन को खींचो, ठीक है, ये एक्सटर्नल मैंने क्या किया, सोर्स लगाया, बाहरी स्रोत, एक्सटर्नल सोर्स, और ये क्या कर रहा है, तो भाई ये इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींच रहा है और वहीं पहुंचा रहा है जहाँ जरूरत थी। पिछली बार मैंने कहा था देखो बाहरी सोर्स से इलेक्ट्रॉन आए, तो तुमने कहा था बिजली ले ली आपने, मैंने कहा नहीं जुगाड़ लगाया है, तो जुगाड़ वही है, मैंने सेम सिचुएशन दूसरी मेटल के साथ रखी, यहाँ एक मेटल था वहाँ दूसरा मेटल ले लिया, ठीक है। तो मान लो ये आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन पड़े थे ना, फालतू पड़े थे, मैंने निकलवा दी और इसको जाके मैंने उसी से जोड़ दिया, तो ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला मिल गया और इसके इलेक्ट्रॉन वहाँ यूटिलाइज हो रहे थे, बिल्कुल हो रहे थे, वहाँ के इलेक्ट्रॉन को वहाँ आयंस ने लेके न्यूट्रल हो गए थे, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो खींच रहे, दो और दो और दो, जहाँ तक उसमें आयंस होंगे तब तक ये मांगता रहेगा। और अगर इससे कोई मांग रहा है तो ये भी खुद अपनी प्लेट को क्या करेगा, गलाता रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भेजता रहेगा, प्रोसेस तो चलेगा, ठीक है। तो मैं कहूँगी हाँ सेटअप तो लग रहा है, काम तो कर रहा है ये जुगाड़, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके गए और अपने आयंस जो है ये इसके सोल्यूशन में आ रहे हैं। अब मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो मेरी मेटल की प्लेट थी और ये तो आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो बिल्कुल। तो यहाँ का जो केमिकल रिएक्शन है बच्चे वो ये है कि हमारी तो मेटल की बढ़िया प्लेट थी और ये सोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आया, तो इसने M+N बनाया, एक्वस लिख देती हूँ, मान लो एक्वस सोल्यूशन है, और N इलेक्ट्रॉन छोड़ दी, और N इलेक्ट्रॉन तो आप ले गए वायर के थ्रू बाहर, ठीक है। प्रोसेस कौन सा है, तो भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आप कह रहे हो भी प्लेट पे तो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और ये मेटल जो है वो M+N में कन्वर्ट हो रहा है, तो वही बात हो गई, एक हिस्सा नेगेटिव एक हिस्सा पॉजिटिव, है ना, प्लस और माइनस दोनों दिख रहे हैं, चार्ज का सेपरेशन है और चार्ज के सेपरेशन से क्या हुआ, पोटेंशियल डेवलप हुआ, और इस बार रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो ये पोटेंशियल है OP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन रखते हो, मतलब वही कि आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, टेम्परेचर आपका 298 केल्विन है और प्रेशर जो है वो 1.013 बार है, तो अब आपको जो पोटेंशियल मिलेगा उसको आप SOP बोलो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब कि पहले हमारे पास मेटल की प्लेट थी M और ये M+N में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पहले हमारे पास मेटल की प्लेट थी M और ये M+N में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर इसका वायर और उस वायर को कनेक्ट कर दूं तो काम तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर में सेल बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ का प्लस तो प्लेट पे चिपक गया था, तो वहाँ माइनस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर एक कंटेनर में प्लस एक कंटेनर में माइनस, फिर तुम्हारे चार्ज का सेपरेशन हो गया, है ना। तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो हमारे एक्सटर्नल पोटेंशियल के विपरीत होगा, मतलब वो हमारे को करंट दे रहा था तो ये तो हमारी करंट खुद ही खा जाए, तो मतलब होता है ना घर का बेदी, तो घर का बेदी हो जाएगा एक तरह से, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो बंद हो जाएगा सेल थोड़ी देर में काम करना, तब तो रोकना पड़ेगा यार, ये इसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना, और उधर वाली साइड में भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो उस जुगाड़ का नाम है सॉल्ट ब्रिज, है ना। दोनों सेल को, हाफ सेल को कनेक्ट करने के लिए आप जो टेक्निक यूज कर रहे हो उस टेक्निक का नाम क्या है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, तो देखो हमने कहा कि भाई देखो हमारे पास एक तो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, हम डेनियल सेल पे आई नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद डेनियल सेल तो आपको बच्चों वाली चीज़ लगेगी, ठीक है। तो ये मेरा है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है, और एक और कंटेनर है ना, ये हमारा है रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। होगा क्या, तो मैंने कहा था देखो मेरे पास एक मेटल की प्लेट थी और मैंने इसको इसी के सॉल्यूशन के संपर्क में रखा, ठीक है, एक एम मेटल का, प्लेट को मैं इलेक्ट्रोड बोल दूँ जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिव इलेक्ट्रोड, और मेरे पास इसका सॉल्यूशन था M+N आयन सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेम केस मेरे पास इधर भी था, है ना, ये मेरे पास मेटल की प्लेट है,
ठीक है, और यहाँ पे भी वही है M+N आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन। चलो मान लिया ये आपका सेटअप है, ठीक है। और आपने कहा भाई मैंने एक वायर के थ्रू इनको जोड़ दिया, जोड़ दो, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है ये खींच के इस प्लेट पे जाए जा रहे हैं, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच के आप यहाँ ले जा रहे हो, तो यहाँ क्या होगा, तो मैं कहूँगी ये जो मेटल था इसके इलेक्ट्रॉन आप बाहर ले जा रहे हो, तो ये हमारा M+N में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बहुत सारे M+N हो गए, और यहाँ अगर इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन खूब सारे आए तो ये M+N हमारा इधर आ जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। और पीछे क्या रहेगा, तो भाई पीछे यहाँ नेगेटिव चार्ज बहुत सारा रहेगा, और यहाँ तो इसी प्लेट से आया ना, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा रहेगा, पॉजिटिव आयन बहुत सारे रहेगी, चार्ज मतलब आयंस, ठीक है। अब आपने कहा ये प्लस प्लस यहाँ ज़्यादा है और यहाँ माइनस माइनस ज़्यादा है, तो अब भी क्या है, सेल काम करना बंद कर देगा, थोड़ी देर में तो आयन आयन घूमेंगे तो बंद हो जाएगा। तो हमने कहा ऐसा करते हैं कि ना बीच में एक खाली ट्यूब लगा लेते हैं, है ना, इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब, उल्टे यू आकार की नली का, खाली है ना। मान लो एम्प्टी ट्यूब लगा दी, तो तुम कहोगे अच्छा एम्प्टी यू ट्यूब लगा दी, उल्टा यू, ठीक है, ऐसे ट्यूब लगा दी। तो ट्यूब लगाने से क्या होगा, तो देखो प्लस तो यहाँ चढ़ जाएगा, यहाँ प्लस ही है ना, ये प्लस चढ़ जाएगा, और ये माइनस क्या कहेगा, चलो जो मिला वही ठीक है, ये माइनस यहाँ चढ़ जाएगा, तो ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, अट्रैक्ट तो होंगे इसे एक दूसरे की तरफ, है ना। तो ये न्यूट्रल करने के चक्कर में ये दोनों इधर ही आ रहे, तो फिर चार्ज का सेपरेशन है भाई, ये प्लस प्लस इधर, ये माइनस माइनस इधर, है ना। तो यहाँ फिर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, और अंदर जो भी गड़बड़ी चल रही है वो हमारे बाहर वाले पोटेंशियल के क्या है, उल्टा है, वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारा नुकसान कर रही है। हमारी बैटरी 2 वोल्ट की है तो आधा वोल्ट तो यही खा जाएगा, तो नुकसान हो रहा है ना, आपको घर में ही नुकसान हो जाएगा, तो फिर क्या ही मतलब, है ना। तो पहले घर के दुश्मनों को सेट करो, बाहर जाके बाद में लड़ेंगे, पहले घर में, है ना। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए घर के अंदर कि आपके तो अगेंस्ट चल रहा है। तो हम कहेंगे अब यार ये करा भी है तुमने, ये उल्टी ट्यूब डाल दी, और ये तो चढ़ेंगे, यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो ये कुछ तो करेंगे, बैठेंगे तो नहीं, इनको भी काम पे लगाओ। तो काम पे लगाना जरूरी, बात सही, इनको काम पे लगाओ। ऐसे तो ये लिक्विड है ना। अब आपका ये जो पोटेंशियल है ना बेटा, ये पोटेंशियल क्या है, ये आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। भैया ये नई मुसीबत आ गई, ठीक है। तो बेटा ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आपके सेल के ईएमएफ को कम करेगा। आपके सेल का ईएमएफ मतलब आपकी एनर्जी, आपकी बैटरी जो आपने डिजाइन करी है, ये बल्ब 1 दिन चलेगा कि 2 दिन चलेगा, वो ये परेशान करेगा। आपने तो बढ़िया बैटरी बनेगी, 10 दिन चल जाएगी, लेकिन ये घर की लड़ाई में आपकी बैटरी 2 दिन में खर्च हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। आपको कह रहे यार मेरे को तो 2 दिन ही एनर्जी दी, 8 दिन की एनर्जी खुद ही खा गई, गड़बड़ हो गई, ऐसे समझो इसको। तो हम कहेंगे यार ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो ये ट्यूब में खाली तो नहीं डाल सकते, वायर डाल देता हूँ बीच में मेटल का, तो वायर के थ्रू तो आयंस ट्रांसफर हो नहीं सकते, इन आयंस को मैं वायर के थ्रू तो न्यूट्रल कर नहीं सकती, है ना। वायर के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, आयंस तो चल नहीं सकते, तो यार वायर भी नहीं डाल सकते, ये भी नहीं डाल सकते, तो फिर करें क्या। तो सॉल्ट ब्रिज लो, तीसरा हिस्सा क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। तो कहेंगे हाँ यार थर्ड पार्ट जो है वो हमारा है सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग करो, ठीक है भाई। सॉल्ट ब्रिज को हम यूज करने चले हैं। अब भाई क्या है सॉल्ट ब्रिज, तो उल्टे यू शेप की ग्लास ट्यूब है, पता है सबको। तो हम कहेंगे हाँ सॉल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब। सॉल्ट ब्रिज क्या है, इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब, ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज है। करेगा क्या सॉल्ट ब्रिज, काम क्या करता है, तो हम कहेंगे देखो हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या करते हैं, थिक पेस्ट भरते हैं। तो पेस्ट क्यों करो, सोल्यूशन भर दो, तो सॉल्यूशन भर दोगे तो एक छपाक और एक छपाक खत्म। तो धीरे धीरे आयन रिस क्या है, ऐसा काम करो ना, आपको उधर भी चाहिए आयन, इधर भी चाहिए, है ना। आपको पता है लड़ाई झगड़ा क्या है, यहाँ माइनस घूम रहा है, इसको शांत करने के लिए प्लस चाहिए, और यहाँ प्लस घूम रहा है, यहाँ क्या चाहिए, माइनस चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो इसमें पहुंच जाएंगे, नहीं तो, और नहीं तो इन जनता को शांत करने के लिए उल्टे आयन पहुंचाओ, इनको न्यूट्रल करो, बिठाओ इनको शांति से, ठीक है। तो एकदम से लिक्विड भर दोगे तो गिर जाएगा ना लिक्विड, तो लिक्विड मत भरो, पेस्ट भरो, पेस्ट तो धीरे धीरे चलेगा, आयंस धीरे धीरे चलेगा, ठीक है।
तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर भरेंगे हम सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? तो भाई थोड़ा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कैसे? इलेक्ट्रोलाइट तो सारे तगड़े होते हैं, आयंस होते हैं, फटाफट चलेंगे। तो हम कहेंगे नहीं, थिक पेस्ट बनाएंगे उसका जेल के अंदर, अगार एगार के अंदर बना देंगे, जिलेटिन के अंदर उसका पेस्ट बनाएंगे। एगार एगार ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसे तुम काई बोलते हो ना, एल्गी, बायो पढ़ते हो तो एल्गी बोलते हो, है ना, वो उस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें उसका पेस्ट बना देंगे, या जिलेटिन समझते हो उसमें बना देंगे, ठीक है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेंगे? तो तुम गो KCl ले लो, KNO3 ले लो, NH4NO3 ले लो, है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर सकते हैं। एटसेट्रा यूज्ड इन एगार एगार और जिलेटिन, दोनों में से एक लेना है, दोनों नहीं लेने, या तो एगार एगार में यूज करो इसको या जिलेटिन। और सॉल्यूशन नहीं बनाना है, गिर जाएगा, तो क्या करो? तो भाई पेस्ट बनाओ, थिक पेस्ट बना दो। चलो मान लिया आपका कहना उल्टे यू शेप की ग्लास ट्यूब ले ली, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, एगार एगार या जिलेटिन में इनका पेस्ट बना दिया। अब काम करेगा आपका, है ना, ये पेस्ट। अब तो लगेगा यार KCl क्यों मैडम, नमक ही भर देते, सस्ता है। तो नहीं, सॉल्ट में नमक भर दे तो मना कर दो। ओनली दैट इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज्ड, है ना। मैंने जो लिखे हैं यही काम में लेने, इसके अलावा नहीं, ठीक है। तो कौन से काम में लेने? अगर कोई बता दे कि देखो ऐसी खास बात है ये ले लें क्या, तो उसकी बात समझो। ओनली दैट इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। कौन सा लेना है भाई, कौन सी इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करना है? तो तुम कहोगे देखो सॉल्ट ब्रिज में प्रॉब्लम क्या थी, माइनस था, इसको प्लस पहुंचाना है, एक सेल में माइनस घूम रहा था, है ना, हाँ, तो यहाँ प्लस पहुंचाना है, और यहाँ हमारे प्लस घूम रहा था, इसको माइनस पहुंचाना है। तो बराबर स्पीड से पहुंचाओ, इधर के लोग भी फालतू बैठे, इधर के लोग भी फालतू बैठे, अगर इनको काम नहीं दिया तो ये दोनों ऐसे आके आपस में लड़ने लग जाएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देंगे। तो अब क्या करना है, इसको भी काम पे लगाना है, इसको भी काम पे लगाना है। लेकिन अगर तुमने कहा नहीं इनको पहले लगा लेते, इसको बाद में काम पे लगाते, तो फिर लड़ाई हो जाएगी, है ना। और इसको बाद में लगाएं, इसको पहले लगाएं, तब भी वही बात है ना। तो इन दोनों को बराबर मुझे शांत करना है, बराबर मुझे इनको काम पे लगाना है। तो सॉल्ट ब्रिज में ऐसा सॉल्ट भरो कि जिस स्पीड से प्लस भाग रहा है उसी स्पीड से माइनस भाग रहा है, दोनों दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में जाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आयंस को चलना है, लेकिन स्पीड बराबर होनी चाहिए। पता चला एक को काम पे लगाया और दूसरे पे पहुंचे ही नहीं, तो फिर ये तो करनी पंगा बैठे थे, ये तो आपके सिस्टम को खराब करने बैठे। तो हम कहेंगे अच्छा ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को लिखेंगे कैसे? तो आप बताएंगे ओनली दैट इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज इन विच क्या, तो वही जिस प्लस की स्पीड है, प्लस की स्पीड को बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ कैटायन, जिसमें प्लस की स्पीड है और माइनस की स्पीड है। अब एग्जैक्ट तो नहीं आती बट लगभग तो है, मोबिलिटी ऑफ एनायन, है ना भाई। दो ऑपोजिट डायरेक्शन में बाइक्स रवाना हुई है, यहाँ पहुंच गई या नहीं पहुंची, तो कह तो सकते रास्ते में आ जाएगी, तो लगभग तो बराबर हो कि यहाँ पहुंच गई या पहुंची नहीं, तो लड़ाई हो जाएगी। रास्ते में तो लड़ाई नहीं होगी, तो लमसम होनी चाहिए, प्रॉक्स होनी चाहिए। तो हम ऐसा सॉल्ट ब्रिज लेंगे जिसमें प्लस और माइनस की मोबिलिटी क्या होती है, बराबर होती। मतलब आपने KCl क्यों काम में लिया है, तो K प्लस की स्पीड और Cl माइनस की स्पीड लमसम ही होती, बराबर स्पीड से चलते। दैट्स वाई मैंने KCl को एज ए सॉल्ट ब्रिज काम में लिया है, और बाकी का भी यही रीजन। तो नमक नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों? तो नहीं होगी भाई, एक की स्पीड ज़्यादा होगी, एक की कम होगी, इसलिए नहीं लेंगे। सबकी स्पीड्स है हमारे पास, सबका डेटा है हमारे पास, ठीक है, फिर तो क्या टेंशन है। तो चलो सॉल्ट ब्रिज भी आपने कर लिया, इन्वर्टेड यू शेप भी, है ना। काम आपको समझ में आ ही गया, क्या काम है सॉल्ट ब्रिज का, क्या काम है? तो हम कहेंगे देखो सबसे पहले तो इसने सर्किट को कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट सर्किट। सॉल्ट ब्रिज हमारा क्या कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है ना। अब न्यूट्रल भी तो रखता है, दोनों हाफ सेल को क्या करता है, न्यूट्रल कर रहा है, प्लस वाले को माइनस दे रहा है, माइनस वाले को प्लस दे रहा है, बेचारे की जान तो लेंगे नहीं। तो हम कहेंगे हाँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करता है, मेंटेन करता है। तो सॉल्ट ब्रिज का दूसरा काम है इट मेंटेन्स, ये मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है बच्चे? तो आप बोलोगे ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है।
कैसे मेंटेन करता है? तो देखो आगे और बढ़ाऊंगी, हाफ सेल हो गया ना, एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल, है ना, और बीच में सॉल्ट ब्रिज। तो एनोडिक हाफ सेल क्या होता है, कैथोडिक हाफ सेल क्या होता है, ये तो पढ़ना बाकी है। तो एक सेल को ये माइनस देगा और एक सेल को ये क्या देगा, प्लस देगा। किसको माइनस देगा, किसको प्लस देगा, तो ये समझना पड़ेगा ना भाई, एनोड गया है, कैथोड गया है, बेसिक कंसेप्ट तो समझ में आ गया। तो हम कहेंगे ऐसा करो, एक चीज और याद कर लेते हैं हम हमारे चैप्टर के लिए, एक पॉइंट लर्न कर लेते हैं, और वो पॉइंट है हमारा कार लोन। ठीक है, कार लोन। अब ये कार लोन से क्या कहना चाह रहे हो, तो देखो कार डबल आर कर देते हैं, CA डबल आर, कार। कार मतलब CA मतलब कैथोड, ठीक है, R मतलब रिडक्शन, है ना, और दूसरा R मतलब राइट। ठीक है, तो भाई क्या क्या बोले को समझ में नहीं आया। तो देखो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रोड मतलब वही तुम्हारी मेटल की प्लेट है जहां आपकी केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड एट विच क्या हुआ, तो मैं कहूंगी भाई ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे रिडक्शन प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन प्रोसेस अकर्स, जहां पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वो हमारा रिडक्शन हाफ सेल था, तो ये कह रहा नहीं आप उसको कैथोड बोलो, वो भले रिडक्शन हाफ सेल है, आप उसको कैथोड बोलो या कैथोडिक हाफ सेल बोलो, और बनाना उसको कहाँ पे, राइट में, ठीक है। फिर लोन का क्या मतलब है, तो देखो लोन मतलब लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, क्या बेटा, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, मतलब तो भाई वो हाफ सेल जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको एनोड बोलेंगे। तो ऑब्वियस है जहां रिडक्शन हो रहा था उसको आपने कैथोड बोला, तो यहां आप क्या बोल देना, एनोड बोल देना। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर्स, ठीक है, उसको तुम बोलोगे क्या, एनोड या एनोडिक हाफ सेल, ठीक है। और उसको बनाएंगे कहाँ पे, लेफ्ट। तो मतलब हम जो ये गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, हम जो वोल्टेइक सेल की बात कर रहे हैं, कल जो हम डेनियल सेल पढ़ने वाले हैं, उनमें एक खास बात है कि एनोड नेगेटिव है, जिसको एनोड बनाओगे उसको नेगेटिव, क्योंकि वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच पोल है। भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो हम कहेंगे बेचारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दे दे के प्लस हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिच पोल है, तो एनोड का साइन नेगेटिव यहाँ पे। और कैथोड तो ऑब्वियस है, एनोड नेगेटिव है तो कैथोड क्या करना है, पॉजिटिव। फिर तुम्हें लगेगा यार ये क्या हुआ मैडम, थर्मोडायनामिक्स में भी उल्टा बताया था कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, फिजिक्स में तो सर पॉजिटिव बता रहे थे। तो हम तो ये मान के चलते हम सिस्टम है, हमसे काम कराओगे तो हमारी एनर्जी लॉस होएगी, कोई चार्ज तो हो नहीं जाएंगे, तो वर्क डन होगा तो हम अपने आप को सिस्टम मान के कंसिडर कर। वो लोग कहते हैं सिस्टम ने काम किया और एनर्जी वर्क डन जो है पॉजिटिव, सिस्टम ने काम कर लिया, आपका मिशन सक्सेसफुल हो गया। तो उनका अलग कंसेप्ट, अपना अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे तो वो लोग इलेक्ट्रिसिटी कभी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, है ना, कभी भी देख लेना, मशीनें तैयार है, फिजिक्स में सारी मशीनें रेडी है, इलेक्ट्रिसिटी बिना लाइट के तुम फिजिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। वो आपसे एनर्जी मांगते भी, हमें दो इलेक्ट्रिसिटी दो, वो हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करते हैं। हम गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल की बात कर रहे हैं, हम खुद बिजली बना रहे हैं, दैट्स वाई। और वहां आप क्या करते हो, तो वहां उल्टा चलते हो, है ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हो तो एनोड हो गया, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हो तो कैथोड हो गया, ऐसे ही तो करते हो। तो फिर उनका कैथोड पॉजिटिव ही है, नेगेटिव से जाके जोड़ते हो उसको,
साइन नेगेटिव कर देते हैं, है ना। और एनोड जो उनका नेगेटिव है, पॉजिटिव से जाके जोड़ते हो तो फिर उसको वो मान लेते हो, पॉजिटिव मान लेते हो ऐसे। तो वहाँ हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हो रही है। यहाँ हम ऐसा सेल डिज़ाइन कर रहे हैं जो खुद इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं बाहर की, है ना। हम लोग इतने सक्षम हो चुके हैं कि सोलर पैनल बना देंगे, इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए ही नहीं किसी से, खुद ही। छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, मैंने कहा ना बड़े लेवल की बात कर रहे हो तो स्पेस में जो फ्लाइट जा रही है, ह्यूमन केयरिंग जो फ्लाइट है, उसमें भी ये सेल ही लगते हैं। आई बात समझो, सैटेलाइट जा रहे हैं उन सब में ये सेल ही लग रहे हैं, बैटरीज ही तो लग रही। तो फिर इतने बड़े लेवल पे बना रहे हैं ना, तो कहाँ चाहिए लाइफ टाइम की बैटरी, लाइफ टाइम की इलेक्ट्रिसिटी हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम कैपेबल है। आगे बात समझ में। तो हम कहेंगे चलो ये सेल भी समझ में आ गया आपको, गैल्वेनिक सेल होता है, वोल्टेइक सेल होता है, इसका एग्जाम्पल है डेनियल सेल, उसको हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो अब आपने कहा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो मैं कह दूंगी ना एनोडिक हाफ सेल, है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन जहाँ हो रहा है उसको तो आपने एनोड बोला। तो जहाँ हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल पढ़ा वो एनोडिक हाफ सेल, और जहाँ तुमने रिडक्शन हाफ सेल पढ़ा वो आपका कैथोडिक हाफ सेल। तो आप सॉल्ट ब्रिज में ये कह सकते थे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है, सर्किट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है ना। आप ये भी कह सकते थे कि ये प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स कैटायन, सॉरी इट प्रोवाइड्स एनायन टू एनोडिक हाफ सेल, है ना, टू एनोडिक हाफ सेल। अब उसको एनायन क्यों प्रोवाइड कर रहा है, तो बच्चे एनोडिक हाफ सेल में क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, है ना। प्लस तो उतर के आए थे, प्लेट ने क्या किया था, प्लस आयन दिए थे, इलेक्ट्रॉन तो बाहर खींच लिए थे, ऐसा ही तो था। तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, मेटल प्लस में कन्वर्ट हुआ था। तो प्लस तो पढ़ाइए ना, आपको माइनस देना है ना। और इतना नहीं सोचना पड़े, तो आप याद रखो एनोडिक वाले को एनायन दे देगा, इट प्रोवाइड्स एनायन टू एनोडिक हाफ सेल एंड केटायन टू कैथोडिक हाफ सेल। तो भाई ये कैथोडिक वाले को केटायन देने वाला है और एनोडिक वाले को एनायन देने वाला है, सर्किट कंप्लीट करने वाला है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो हम कहेंगे उसको भी तो रोक दिया। सॉल्ट ब्रिज नहीं ले और खाली ट्यूब ले लें, मान लो एग्जाम में आ जाए सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट यूज्ड, है ना, एम्प्टी वेसल इज यूज्ड या एम्प्टी वेकेंट आपका यू ट्यूब इज यूज्ड, इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब यूज कर रहा है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होगा। सॉल्ट भरोगे तो कम से कम वो आयंस तो नहीं चढ़ेंगे, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है भाई, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रोकता है। समझ में आ गया ना, दोनों ऑपोजिट आयन चढ़ गए थे उसके अंदर, ठीक है। तो फिर पोटेंशियल डेवलप हो गया था जो हमारे विरुद्ध काम कर रहा था, तो हमें तो रोकना था ऐसे, ठीक है, इसको भी रोक लेता है। और क्या करता है, तो मान लो तुम सॉल्ट ब्रिज नहीं लेते और पहले जो हमारा सेल होता था ना वो ऐसे होता था, अंदर वाला जो कंटेनर था ना वो हम थोड़ा परफोरेटेड ले लेते थे, है ना, ये कंटेनर परफोरेटेड था, इसके आयंस थोड़ा से बाहर आ सकते थे, तो फिर सॉल्यूशन मिक्स हो जाता था। तो हमने दोनों ही अलग करके बीच में सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट बनाया। तो हम कहेंगे अच्छा ये दोनों सॉल्यूशन को रोक देता है मिक्स होने से, है ना, तो इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग या इंटरमिक्सिंग ऑफ हाफ सेल्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ टू हाफ सेल, सॉल्यूशंस ऑफ टू हाफ सेल, दोनों जो हाफ सेल है उनकी इंटरमिक्सिंग को ये रोक देगा, ठीक है ना। ये सॉल्ट ब्रिज के यूज हो गए, क्लियर। अब आज के टॉपिक पे हमारे सवाल क्या बन रहे हैं, देखो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है चैप्टर, है ना, कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे ना तो कोई भी सवाल आ जाएगा कर जाओगे। अब अगर मैंने तुम्हें पढ़ा दिया ना तो अब तुम्हें वो डेनियल सेल की टेंशन नहीं लेनी हो, तो तुम 10 मिनट में पढ़ लोगी, तुम्हें लगेगा ये क्या है, तो बहुत सिंपल है, क्योंकि तुमने सेल का बेसिक क्राइटेरिया सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, सेल की डिज़ाइन सीख ली, तो अब ये छोटी मोटी चीज़ें तुम्हें डराएंगी नहीं, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, तो हम कहेंगे दो तरह के तो सेल थे, एक तो गैल्वेनिक था, एक वोल्टेइक था, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक था। तो गैल्वेनिक में केमिकल रिएक्शन होती थी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती थी, तो हम कहेंगे गैल्वेनिक में केमिकल रिएक्शन होती है
और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। तो इसको तो क्या ही सोचे और ऑप्शन भी क्या पड़े। ठीक है, अब देखो एनोड रिडक्शन, तो मैंने तो यहाँ पे तो सिखाया कार। कैथोड रिडक्शन, तो ये तो वैसे ही गलत है। फिर कैथोड ऑक्सीडेशन, नहीं भाई, एनोड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूसेस केमिकल रिएक्शन, नहीं, ये तो उल्टा बोल रहा है, तो एक ही स्टेटमेंट सही। फिर देखो द चार्ज ओवर एनोड इन गैल्वेनिक सेल, तो अभी क्या सिखाया था, कार्लोन। कार्लोन, लोन का फुल फॉर्म क्या था, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो भाई हमारे गैल्वेनिक सेल में एनोड जो है वो नेगेटिव होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 1 रहेगा। ठीक है, फिर देखो जिंक के पीस को कॉपर सल्फेट में डाल दिया और कॉपर प्रेसिपिटेट हो रहा है। देखो जिंक का स्ट्रिप है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक का प्लेट मान लो, कॉपर सल्फेट में डाला मतलब कॉपर +2। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन में तो कॉपर +2, तो हम कहेंगे अच्छा यहाँ तो रिएक्शन हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ये गेन कर लेगा। तो भाई अगर जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो जिंक +2, और ये तो खुद ही कह रहा है कॉपर प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो ये कॉपर, तो हम कहेंगे ये एक्वस, ये सॉलिड। अब क्या हुआ, तो जिंक के पीस को कॉपर सल्फेट में डाला, कॉपर प्रेसिपिटेट हो गया, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, मतलब ये कहना चाह रहा है E0 Zn +2। ठीक है, कॉपर के पोटेंशियल के कंपैरेटिवली, मतलब E0 कॉपर +2। अब हालांकि तुमने पढ़ा नहीं है पर जवाब तुम दे सकते हो। भाई इसने जो बोला मैंने वो रिएक्शन लिख दी। इसने कहा जिंक का पीस है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, सल्फेट तो कुछ करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो दो मेटल के बीच में होगा, तो एक जिंक है और एक कॉपर है। अब ये खुद ही कह रहा है कि नहीं कॉपर तो प्रेसिपिटेट हो गया, मतलब कॉपर ने क्या किया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले ली और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे लग रहा है जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया, है ना, कॉपर +2 का रिडक्शन हो गया, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका खुद का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जिसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो मैं कहूँगी कि भाई यहाँ तो जिंक ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, मोर होनी चाहिए थी, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, लेस होनी चाहिए थी। तो आपसे क्या पूछा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिंक का पोटेंशियल, तो मैं कहूँगी ग्रेटर देन कॉपर। इसमें क्यों परेशान हो रहे हो, जिंक का पोटेंशियल कॉपर से ज़्यादा होता है। बोलो बात समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ आपका एक जनरल कॉन्सेप्ट हुआ वोल्टेइक सेल के बारे में या गैल्वेनिक सेल के बारे में। अगली क्लास में पढ़ाऊंगी डेनियल सेल, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फिर न्यूमेरिकल्स, फिर नॉन्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिलेबस करा दूंगी, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, है ना, और कराया भी है। ठीक है, तो जितने भी मॉक टेस्ट आए, जितने भी PYQs दे रही हूँ, है ना, या जितने भी आपको पेपर्स जो मैं सेंड करती हूँ वो बच्चों आपको करने हैं। अगर आपको नीट निकालना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया रखनी है, थियरी कम ज़्यादा चलेगी, लेकिन जहाँ प्रैक्टिस की कमी हुई वहाँ आप अटक जाओगे, फिर बता रही हूँ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जहाँ से स्टडी मटेरियल मिलता है, जहाँ से शीट मिलती है, DPP मिलती है, सब करो, और घबराओ नहीं कि मैं तो ये फलां जगह पे पढ़ता हूँ, फलां का मटेरियल नहीं करूँ, ये सबसे ख़राब बात है ना। आप सिर्फ पढ़ के जाओ कि हाँ मैंने तो डेनियल सेल सीखा है, अब क्वेश्चन तुम कहीं कहीं ला के दे दो, 12th स्टैंडर्ड का, NCERT लेवल का, नीट का, JEE का, तो क्वेश्चन कुछ ही दे दो, बस मैंने डेनियल सेल पढ़ा है, तो ये नहीं उसका ही करूँगा, इसका नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करो अगर सिलेक्ट होना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, और कर लिया है तो 2-4 और लोगों से करवा दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड बाय बाय।